नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल अविनाश मैट्रिक जोन में। तो जैसा कि आप सभी का त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो गया है, तो आज आप सभी का साइंस है। तो मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, मैं 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसमें 40 या 42 तो आपका जरूर एकदम पक्का आएगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और जल्दी जल्दी से एकदम स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज करेंगे ताकि आपका एग्जाम में जल्दी से आप टिक कर सके। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने के लिए आपको अवतल दर्पण का किया जाता है जिसमें बड़ा दिखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? जो समतल दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपको पता होगा कि समतल दर्पण का काल्पनिक होता है। ठीक है, कैसा होता है? काल्पनिक होता है। अगला देखिए, दो समानांतर दर्पणों के बीच की रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कितना बन सकता है? यानी कि दो समानांतर है, उसके बीच में कोई वस्तु रखा गया हो तो कैसा मतलब कितना प्रतिबिंब बनेगा? अगर आप दाढ़ी बनाने के लिए या बाल कटवाने के लिए जाते हैं, सामने बैठते हैं, आगे भी मिरर होता है, पीछे भी मिरर होता है, तो दोनों में देखते हैं तो बहुत सारे फोटोज दिखते हैं, है ना, बहुत सारे प्रतिबिंब दिखते हैं, तो ये अनंत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट देखते हैं। ठीक है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? देखिए, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर क्या होता है? आर बाई 2 होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? आधी होगा। ठीक है, चलिए देखिए, ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है कि ए का बी का सी ऐसे दिया हो, लेकिन क्वेश्चन हूबहू आ सकता है। ठीक है, इसलिए बढ़िया से देखिएगा। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। ठीक है, समतल दर्पण है, इस पे लंबवत प्रकाश की किरण आ रही है एकदम ऐसे, तो प्रवर्तन कोण का मान क्या हो गया? यानी कि वापस जब जाएगा तो उसका क्या मान होगा? तो देखिए, जैसे आया वैसे ही चला गया, तो कोई कोण बना ही नहीं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? 0%। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के सभी दूरियां मापी जाती है। जो चिन्ह परिपाटी होती है उसकी दूरियां कहां से मापी जाती है? तो सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए जरा, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। जो समतल दर्पण होता है उसका आवर्धन कैसा होता है? तो +1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है? यानी कि वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। किस में बनेगा? तो अवतल दर्पण में बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अवतल में छोटा बनता है। आगे देखिए, दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र क्या है? तो 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे दे दिया, कोई बात नहीं, ऐसा भी आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि ये वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया और आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, अवतल लेंस का आवर्धन कैसा होता है? जो अवतल लेंस होता है उसका आवर्धन कैसा होता है? तो m बराबर क्या होता है जी? u बटे में v होता है। ठीक है, आप सभी को याद होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, u बटा v। ठीक है, अगला देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश का जो किरण का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब होता है? यानी कि बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, तो आपका बनेगा अवतल दर्पण से। ठीक है, छोटा बनता है उत्तल से, बड़ा बनता है अवतल से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी उसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहता है? कौन सा लेंस है जिसको अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो अवतल लेंस को कहते हैं। कौन से लेंस को? अवतल लेंस को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जो सिनेमा का पर्दा होता है कैसा प्रतिबिंब उस पर बनता है? तो वास्तविक बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? वास्तविक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, तो आपका होता है अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, अगला देखिए, लेंस में कितनी वक्रता केंद्र होती है? कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, लेंस में कितनी वक्रता केंद्र होते हैं? 2। फोकस दूरी भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक? देखिए, आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, इसलिए मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन का मतलब कोई भी एसआई मात्रक उसका नहीं है। ठीक है, आगे देखिए,
निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ठीक है, फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक होती है? तो आपकी अवतल लेंस की होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्या होती है? ऋणात्मक होती है। याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी है? यानी कि प्रकाश की चाल अलग अलग जगहों पे कैसी कैसी होती है? पानी में, हवा में अलग अलग होती है ना जी। तो वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, कैसी होती है? भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग होती है। हवा में अलग होती है, पानी में अलग होती है, निर्वात में अलग होती है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो फोकसों की संख्या भी 2 है। ठीक है, 2 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वक्रता की त्रिज्या की भी 2 है और फोकस की भी 2 है। ठीक है, निम्न से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग आ गए। विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है? यानी कि जो विस्थापित कर देता है। कोई अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देते हैं। देखिए, आयरन जो है कॉपर को विस्थापित करके यहाँ पर उसमें जुड़ जा रहा है। ठीक है, कॉपर को हटा, ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? अगर लोहा को जिंक से हम लेपित करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं जी? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, बताइए निम्न में से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, लेकिन उष्माक्षेपी में तो ऑक्सीजन हट जाता है, दूर हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। समझ नहीं रहे हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग फास्ट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम एकदम नजदीक है। ठीक है, मैं सुबह में ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से देख के तुरंत चले जाइए एग्जाम देने के लिए। ठीक है, ताकि सब आपका लड़ जाए। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्या है? चांदी है। चांदी का रंग कैसा होता है? उजला होता है। तो क्या हो जाएगा? श्वेत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? जो लोहा होता है उसको जिंक से लेपित, ये तो दोबारा आ गया। ठीक है, गैल्वेनीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण, बी। ठीक है, अगला। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? जो धातु होते हैं उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। अगर पूछ देगा कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं तो आप लोग बताएंगे अम्लीय होता है। ठीक है, अधातु अम्लीय और धातु क्या होता है? क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? जो दीवारों की सफेदी होता है उस पर प्रयोग किया जाता है। तो चूना, आप लोग नाम सुनेंगे, चूना से सफेदी किया जाता है। ठीक है, तो चूना का सूत्र होता है COH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या हो जाएगा? COH का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी होगा। देखिए, ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन वही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा आपका लड़ेगा इसमें से। अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है? जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान कैसा होता है? तो 7 से कम होता है। अगर क्षारीय पूछेगा तो 7 से अधिक, और जो उदासीन होता है तो 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अम्लीय पूछ रहा है यानी कि 7 से कम है। चलिए आगे देखिए। अभिक्रिया 2Cu प्लस O2 बराबर 2Cu, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जुड़ जा रहा है ना जी। ये कौन सी अभिक्रिया है? इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ पर घबराना नहीं है। ठीक है, फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जल्दी आप रिवाइज कर सके। ठीक है, चलिए 1.5 के स्पीड से बोल रहा हूँ। हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन जब पचता है वो कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपका अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, अपचयन, ऑक्सीजन हट जाता है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया है। आगे देखिए। निम्न में से कौन सी एक दहन प्रक्रिया है? ठीक है, दहन यानी कि जलना। कौन सी क्रिया है जो जल रहा है? मोम का पिघलना, ये तो पिघल रहा है। उबलता हुआ जल, ये तो उबल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन तो है नहीं, पेट्रोल ही नहीं को जल रहा है, तो पेट्रोल का जलना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दहन अभिक्रिया का पेट्रोल का जलना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग ताजा तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है इन सब चीजों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका के किस भाग में अवायवीय श्वसन होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में होता है, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। ठीक है, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है आपका फ्लोएम द्वारा। ठीक है, खाद्य पदार्थों का, और अगर जल का बोला जाएगा तो वो जाइलम द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? पौधा का जो श्वसन होता है, सांस लेना, किस भाग में? तो जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी, तना से भी, यानी कि प्रत्येक भाग से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है, लीवर। ठीक है, यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी। अगला। मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की क्रिया कहलाती है, यानी कि शुद्धिकरण किससे किया जाता है, किस क्रिया से?
तो हीमोडायलिसिस से, ठीक है, हीमोडायलिसिस, हीमोग्लोबिन आप समझते हैं, हीमोग्लोबिन मतलब खून, उसमें खून में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमो से याद रखेगा हीमोडायलिसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ये सब बायोलॉजी का है, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? तो गूंद कहते हैं, गूंद के रूप में वो निकलता है तरल और दूधिया पदार्थ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क जो होती है उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है, ठीक है, याद रखिएगा, नेफ्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल होती है, ठीक है, इनेमल, इनामेल भी लिख सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, ठीक है। चलिए, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं गर्मी में। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता जो होता है मशरूम, उसमें किस प्रकार का पोषण होता है? तो ये अपना खाना ना मरे जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, इसीलिए मृतजीवी, ठीक है, क्या हो जाएगा? मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मृतजीवी। लैटेक्स पाया जाता है, जो लैटेक्स है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये कनेर में पाया जाता है, याद रखिएगा, कनेर में पाया जाता है, सी एकदम सही ऑप्शन है। हो सकता है आपका ए बी सी डी ऐसे दिया हो, ठीक है, मैंने थोड़ा सा ए बी सी डी ऐसे कर दिया है, और घबराना नहीं है, आंसर एकदम बढ़िया से याद रखिए। द्वार कोशिका की कौन सी दीवार मोटी होती है? तो अंदर की दीवार, यानी कि भीतरी दीवार जो होती है, अंदर भी दे सकता है कि अंदर की दीवार मोटी होती है, ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है, यानी कि स्वपोषी, स्वयं भोजन बनाता है? तो हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वपोषी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत है, छोटी आंत जो है सबसे लंबा भाग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिड्डा और तिलचट्टा श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं? तो श्वास नली द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? कौन है मानव जो है उससे सांस नहीं लेता है? तो गिल्स से वो सांस नहीं लेता है। गिल्स से आप लोगों को पता होगा कि जो मछलियां होती हैं वो गिल्स से सांस लेती हैं, ठीक है। और लास्ट आप लोग का क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो जड़ में, पत्तियों में, तना में, सब में होता है, यानी कि प्रत्येक भाग में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ आप सभी का क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, एकदम सब खत्म हो चुका है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी नए लोग हैं, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। तुरंत हम इंग्लिश का भी अपलोड करेंगे आज, ठीक है, जो कि कल होने वाला है, तो इंग्लिश का भी एकदम बढ़िया से एकदम बेहतरीन होगा, और आप लोग खुद आके कमेंट करेंगे कि अरे यार बहुत सारा सर बहुत ज्यादा एकदम लड़ा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।